एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 8। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें दिया है अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल और फिगर दे रखी है प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है, फिगर इसमें दे रखी है। हाँ जी बताइए सर। लास्ट क्लास में तो हमने क्वेश्चन 5 था, फिर यार 6 7 बचे ना। 6 7 मैंने दिए नहीं थे क्या आपको करने के लिए? उधर दूसरे बैच के बच्चे कर चुके हैं। हाँ मैं वही बोल रहा था, मुझे दिए थे 7 फिगर बनवाया था आपने? फिगर बनवा दिया था बेटा इसका 6 का और 7 का ना। अच्छा ठीक है सर। हाँ एक बार देख लेना, अगर ना हो तो पूछ लेना मेरे से, एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है ठीक है ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, तो इसमें ना फिगर दे रखी है 10.12, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 पर मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक तो दे रखा है सर्कल, हमको एक सर्कल दे रखा है और वो बोल रहे हैं कि इस सर्कल पर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने का मतलब क्या है कि एक्सटर्नली इसको कवर कर लेना, यानी कि घेर लेना, बाहर से घेर लेना किसी चीज़ को कहते हैं कि सर्कमस्क्राइब कर लेना। तो एक क्वाड्रिलेटर ने इसको बाहर से घेर लिया, कैसे? चलिए जी, तो ये क्वाड्रिलेटर बना हुआ है ऐसा जो इसको बाहर से कवर कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट है ए, ये है बी, ये सी और ये डी। ABCD, ABCD ये पॉइंट्स दे रखे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। और फिर जहाँ जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉप हो रहा है वो पॉइंट्स हैं PQRS। तो ये वाला पॉइंट है P, ये है Q, ये R और ये S, PQRS ये दे रखा है। अब हमको इसमें प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। AD प्लस BC, सॉरी AB प्लस CD, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये चीज़ प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए ना हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जब ये आपको फिगर दे रखी है तो हम यहाँ पर फंडा यूज़ करेंगे। हमारे पास जो ये सर्कल्स वाला चैप्टर है इसमें हमारे पास थ्योरम्स ही केवल 2 हैं। पहली थ्योरम ये है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। पहली थ्योरम तो ये। दूसरी थ्योरम, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं किसी भी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो वो 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगे और दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी, ठीक है। तो ये 2 थ्योरम्स हैं और यहाँ पर मुझे वो दूसरी थ्योरम लगती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसे ये देखिएगा, क्योंकि चारों पॉइंट्स जो हैं ABCD, ये चारों पॉइंट्स जो हैं ये सर्कल के बाहर पॉइंट्स हैं, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। तो A से 2 टेंजेंट ही तो हैं, एक तरह से देखा जाए तो ये AP और AS ये दोनों टेंजेंट्स ही तो हैं। तो AP और AS एक एक्सटर्नल पॉइंट से पड़ने वाले टेंजेंट्स हैं और दोनों के दोनों इक्वल हैं। ये प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट जो है एक्सटर्नल पॉइंट से अगर डालें तो वो इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले लिखूँगा AP इज इक्वल टू AS। टेंजेंट्स फ्रॉम A
टेंजेंट्स फ्रॉम ए पी इज इक्वल टू ए एस, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। पहला तो ये हो गया ए बी इज इक्वल टू ए एस, ये आपस में इक्वल है। उसके बाद मैं बी से देखता हूँ बी से कौन सा टेंजेंट ड्रॉप हो रहा है, तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। टेंजेंट्स फ्रॉम बी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हम जानबूझ कर देंगे, हमने ए पी इज इक्वल टू ए एस लिखा, ए पी इज इक्वल टू ए एस लिखा, तो ये कौन सा हो गया, ये टेंजेंट्स फ्रॉम ए। तो इसमें पूरा का पूरा वो लेंथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ए इज़ एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। वो पूरा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ टेंजेंट्स फ्रॉम ए लिख देंगे। यही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि बाहर के एक्सटर्नल पॉइंट से इस पर टेंजेंट ड्रॉप हो रहे हैं तो उनकी लेंथ हमेशा इक्वल ही होगी। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। उसके बाद अगला जो है, अगला हमारा बी पी इज इक्वल टू बी क्यू है। इसको मैं बी क्यू इज इक्वल टू बी पी भी लिख सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर बी पी इज इक्वल टू बी क्यू लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे पहला टर्म चाहिए ए बी, ए बी। तो ये ए बी कैसे बनेगा कि अगर मुझे ए पी मिल जाए और बी पी मिल जाए तो ए पी और बी पी दोनों जुड़कर बन जाएंगे ए बी। ए पी प्लस बी पी अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देखिएगा कि मैंने बी क्यू इज इक्वल टू बी पी ना करके मैंने पहले से ही थोड़ा सा सोच कर बी पी इज इक्वल टू बी क्यू लिखा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर अगला जो है, अगला मैं देखूंगा मुझे सी डी चाहिए, तो सी डी के लिए मुझे सी आर चाहिए और डी आर चाहिए। तो पहले सी से देखेंगे टेंजेंट कौन कौन से हैं, तो सी आर और सी क्यू दो टेंजेंट्स हैं, है ना। तो आप यहाँ पर लिखिए सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। रीजन में लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम सी, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। और इसी तरीके से सी आर के बाद फिर मुझे ऐड करने के लिए चाहिए डी आर, डी आर चाहिए, तो मैं लिखूंगा डी आर इज इक्वल टू डी एस, टेंजेंट्स फ्रॉम डी। टेंजेंट्स फ्रॉम डी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करिए कि ये जो चारों इक्वेशन है, इन चारों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए। ऐड क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि और जानबूझकर इस तरह से लिखा गया है कि ए पी और बी पी जब ऐड हो जाएंगे तो देखिए ए पी और बी पी जब ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का पहला टर्म ए बी। फिर सी आर और डी आर जब ऐड हो जाएंगे तो सी आर और डी आर जब ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सी डी। तो ए बी प्लस सी डी बन जाएगा। तो सीधा सीधा लिखिए ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, लिखिएगा। सर ये तो हम डायरेक्ट में लिख सकते हैं ना, कैसे? सी डी डायरेक्ट में लिखेंगे क्योंकि जो पूरी सी डी है वो तो कोई टेंजेंट है ना। हाँ, सी डी पूरा टेंजेंट है, तो फिर उसे ऐसे हाफ हाफ नहीं तो लिखा है, डायरेक्ट नहीं हाफ हाफ में क्यों लिखा? क्योंकि सी डी जो टेंजेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसको मैं सी डी के इक्वल नहीं कर सकता, क्योंकि वो सी बी कहाँ तक जाएगा वो हम नहीं जानते। मतलब आपको टेंजेंट वहीं तक लेना है जहाँ तक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो सी आर और सी क्यू, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक ये दो जगह टच कर रहा है, तो ये वाली लेंथ इक्वल होगी सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, इस वजह से मैंने पूरा सी डी नहीं लिया, हो सकता है सी डी इससे छोटा सी बी से, है ना, तो इक्वल नहीं लिख सकते। तो हम कहेंगे ऐड इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4। तो ये जो चार इक्वेशन है 1 2 3 और 4, इन चारों को आप ऐड कर दीजिए। इन चारों को ऐड कर दीजिए। तो जब चारों को ऐड करेंगे तो ए बी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, और राइट हैंड साइड हो गया ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ये हो गया। फिर क्या करेंगे, देखिए ये जो ए पी और बी पी है तो दिखाई दे रहा है ए पी प्लस बी पी, ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है।
और इसी तरीके से सी आर प्लस डी आर, ये हमने पहले ही देख लिया, सी आर प्लस डी आर किसके बराबर है, सी डी के बराबर। तो ए बी प्लस सी डी आ गया। इसी तरह से जो राइट हैंड साइड है इसमें ए एस और डी एस को एक तरफ लिखो, क्योंकि मुझे पहला टर्म चाहिए ए डी। तो ए डी कैसे बनेगा कि ए एस और डी एस दोनों अगर ऐड हो जाएं, ए एस प्लस डी एस, तो इन पहले वाले को और चौथे वाले को, ए एस और डी एस को एक साथ लिखो। तो ए एस प्लस डी एस प्लस ये बीच वाले टर्म्स बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, तो ये हो गया ए बी प्लस सी डी। ए एस प्लस डी एस क्या हो गया, देख लो, ए एस प्लस डी एस क्या हो गया, ई डी। और फिर हम बात करेंगे बी क्यू और सी क्यू, तो बी क्यू और सी क्यू दोनों ऐड होकर क्या बन जाएंगे, बी सी। तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी हमको प्रूव करना था, ये हो गया अपने। ठीक है जी, बताइए ऑनलाइन वाले क्लियर है? हाँ यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी, कुशाल क्लियर है? लावण्य, दिव्यांका, भूमि, आदित्य, दोनों आदित्य? यस सर। हाँ सर। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। अगर आप आर डी या आर एस उठाकर देखेंगे, ये क्वेश्चन दे रखा है और उस पर लाइन से लिखा हुआ है, मतलब काफ़ी सारे ईयर्स में, अलग अलग ईयर्स में पूछा गया है क्वेश्चन बोर्ड में, इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार मार्क कर लेना। क्वेश्चन 9 जो है इसका भी फिगर दे रखा है। इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो दो पैरेलल टेंजेंट्स दे रखे हैं, एक एक्स वाई और एक एक्स डैश वाई डैश। अच्छा, टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट A एंड एक्स डैश वाई डैश एट B। Prove that angle AOB is equal to 90 degree. एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश सेंटर पर एक पॉइंट दे रखा है O। एक्स और वाई जो ये जो दो टेंजेंट्स हैं ये दोनों पैरेलल हैं, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। अनदर टेंजेंट उसका नाम दिया है इन्होंने ए बी, ए और बी ये टच कर रहा है पॉइंट सी पर, पॉइंट सी पर टच कर रहा है। यहाँ पर मुझे क्या करना है कि एंगल ए ओ बी जो है इसको 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है। प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी, मतलब ये जो बीच में एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बनेगा, हमको ये प्रूव करना है। इसमें कैसे करेंगे वो देखिएगा। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दे रखा है।
are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री. मुझे एंगल AOB 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है. तो किस तरह से करेंगे देखिएगा. हम यहाँ पर to prove angle AOB is equal to 90 डिग्री. तो मुझे प्रूव करना है कि एंगल AOB 90 डिग्री के इक्वल है. ये चीज़ प्रूव करनी है. उसके बाद O को C से ज्वाइन करिए. कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OC. ज्वाइन OC. अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाते हैं उसको. अब यहाँ पर प्रूफ में लिखेंगे कि XY and X dash Y dash are parallel to each other. एक टेंजेंट है XY और एक टेंजेंट है X dash Y dash. ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. पहली चीज़. तो जब ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो मैं ये कहूँगा OP is the radius and OQ is the radius at the point of contact. OP is radius at point of contact. OP is radius at point of contact P. So angle OPX or OPA is equal to 90 डिग्री. क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बनने वाला एंगल रेडियस और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है. पहली चीज. सिमिलरली OQ is radius at OQ is radius at point of contact Q. So angle OQX dash is equal to angle OQB is equal to 90 डिग्री. ये भी 90 डिग्री हो गया. ठीक है. ये करने के बाद में फिर हम ये कहेंगे एंगल OPA प्लस एंगल OQB is equal to 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री is equal to 180 डिग्री. It implies that angle OPA and angle OQB are co-interior angles. So PQ must be a straight line. Must be a straight line, that is a transversal. Must be a straight line, that is a transversal. तो जो PQ है वो एक स्ट्रेट लाइन ही होनी चाहिए. क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि भाई सेंटर से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन जो है वो वैसे भी हम जानते हैं डायमीटर पर आती है. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये हमको डायमीटर जैसा दिख रहा है इसलिए मैं इसको डायमीटर बोल दूंगा. नहीं, हमें उसको डायमीटर प्रूव करना पड़ेगा. तो हम ये जान चुके हैं कि XY दे रखा है कि XY और X डैश Y डैश दोनों पैरेलल लाइंस हैं.
पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जा रही है जिसके को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये ओ पी अलग लाइन और ओ क्यू अलग लाइन नहीं है, ये दोनों सेम, ये दोनों की दोनों एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन कैसे बिहेव करता है? ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करता है। तो ये ट्रांसवर्सल है यानी कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो पहला काम मेरा ये था कि मैं ये प्रूव कर सकूँ कि पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये समझ में आ गया सबको? ये बता दीजिए। यस सर। बाकी बच्चे को बताने में आर्या, भूमि, दिव्यांका यस सर। समझ गए? आर्या क्लियर है? नहीं? ये ट्रांसवर्सल हो गया। अब उसके बाद आप क्या काम करें कि ओसी जो है, ओसी जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, तो ये भी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पर। एक काम करिएगा कि एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में लिखिएगा angle between the radius and the tangent at the point of contact is 90 degree. At the point of contact is 90 डिग्री। ये हो गया। इसके बाद सर हाँ जी बोलिए। सर आपने एंगल ओ सी ए को और ओ सी बी को 90 कैसे लिया, एक बार मुझे समझा दो। हाँ, ओ सी जो है ना, जैसे ये जो ए बी है, ए बी भी एक टेंजेंट है, और ये जो ओ सी है ये क्या है? ये भी एक रेडियस है। भाई सर्कल के सेंटर से सरफेस को टच कर रहा है तो रेडियस हो गया। रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री। अच्छा ओके सर। ठीक है। उसके बाद देखिएगा आगे, अब मैं बात करूँगा इस वाले ट्रायंगल की। ट्रायंगल ए सी ओ एंड ए पी ओ, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो लिखें इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। तो जब ए पी ओ की बात करेंगे, ए पी ओ और ए सी होगी, तो ए पी इज इक्वल टू ए सी टेंजेंट्स फ्रॉम ए। टेंजेंट्स फ्रॉम ए, बस इतना लिख दीजिए, ए पी इज इक्वल टू ए सी। उसके बाद कहेंगे कि ओ पी इज इक्वल टू ओ सी। ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, ये क्या हो जाएगा? रेडियस, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। भाई आप ये देखिए ना कि मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ए पी ओ की और ए सी ओ की। तो ये जो पी ओ है और ये जो सी ओ है, ये दोनों रेडियस ही तो हैं और सेम सर्कल के रेडियस है। तो क्या लिखेंगे? पी ओ इज इक्वल टू सी ओ। रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद ए इज इक्वल टू ए ओ। ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, कॉमन साइड। तो भाई ये तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी भी नहीं, क्योंकि साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो भाई
ट्रिपल एस कॉन्फ्लुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल APO इज कॉन्फ्लुएंट टू ट्रायंगल ACO। अब जब ये कॉन्फ्लुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्फ्लुएंट हो गए, तो आप ये देखिए थर्ड पोजीशन पर एंगल O है ना, और इधर भी थर्ड पोजीशन पर एंगल O है, तो इस वाले ट्रायंगल का एंगल O और इस वाले ट्रायंगल का एंगल O दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखिएगा, इट इम्प्लाइज दैट एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC, और इसको Sir? x के इक्वल मान दो से। हाँ जी बोलिए। सर ये एक्सेस से हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। मैं ये वाली साइड ले लो, ये वाला एंगल ले लो, ये वाली साइड ले लो, हो जाएगा। ऐसे ऐसे भी हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, चलिए जी। तो ये बाई सिंप्लिसिटी हमारा एंगल AOB और एंगल AOC इक्वल हो गया, और दोनों को मैंने, जब दोनों इक्वल हैं तो x के बराबर मान लिया। तो ये वाला एंगल भी x हो गया AOP, और AOC ये वाला एंगल भी x हो गया। सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल BCO और BQO इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगा। तो यहाँ पर लिखे हैं इन ट्रायंगल BCO, इन ट्रायंगल BCO एंड ट्रायंगल BQO, इन ट्रायंगल BCO एंड ट्रायंगल BQO, इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर बात करें तो BC इज इक्वल टू BQ, टेंजेंट्स फ्रॉम B। BC इज इक्वल टू BQ, तो आप ये देखिए BC इज इक्वल टू BQ, तो टेंजेंट्स फ्रॉम B हो गया, ठीक, पहला। उसके बाद लिखेंगे CO इज इक्वल टू QO, ये वही चीज़ है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक। उसके बाद हम ये कहेंगे कि BO जो है साइड, वो दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो BO इज इक्वल टू BO कॉमन साइड। ये भी वही हो गया, ट्रिपल एस कॉन्फ्लुएंस क्राइटेरिया। By triple S congruence criteria, triangle BCU is congruent to triangle BQ। और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस वाले ट्रायंगल का भी एंगल हो और इस वाले ट्रायंगल का भी एंगल हो, ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे बाई सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो मैं इसको ये मिटाकर यहाँ पर नीचे करूँ, बाकी एंगल्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे तो बस एंगल AOB निकालना है ना, तो इस वजह से मैं बीच वाला जो एंगल है O, मैं उसी पर फोकस कर रहा हूँ। तो एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOQ इज इक्वल टू Y से, रीजन में लिख देना Y सिंप्लिसिटी। तो BOC इसको भी Y मान लिया और BOQ इसको भी Y मान लिया। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने ये जो शुरुआत में इतनी मेहनत करके ये देखा कि भाई PQ एक स्ट्रेट लाइन है, वो क्यों देखा। वो PQ अगर स्ट्रेट लाइन है तो मैं उस पर ये जो बीच में पॉइंट है ना वो, तो मैं यहाँ पर लीनियर पेयर का फंडा तभी लगा सकता हूँ जब वो स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन के अलावा तो हम लीनियर पेयर का फंडा नहीं लगा सकते। तो आप ये देखिए, ये हमारे पास x और x हो गया, ये हमारे पास y और y हो गया, और PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो लिखिएगा सिंस PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, ये जो PQ है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल COP प्लस एंगल COQ एंगल COP प्लस एंगल COQ इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ठीक है, ये लीनियर पेयर हो गया। और COP प्लस एंगल COP प्लस एंगल COQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल COP और एंगल COQ इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो जरा COP बताओ। COP ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया 2x, ठीक है। हाँ, COP ये पूरा एंगल कितना हो गया x ये और x ये, तो COP पूरा कितना हो गया 2x। COQ तो CO और Q ये पूरा एंगल कितना हो गया 2y, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से 2 ले लीजिए कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस वाई, 2 1 जा 2, 2 9 जा 180, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ सेंटर पर फोकस करिए, ये जो x और ये जो y है, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो AOB ही तो बन जाएगा, ठीक है। लिखिएगा इम्प्लाइज दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ लिख देना फ्रॉम द फिगर। फ्रॉम द फिगर का मतलब ये है कि फिगर में देख लीजिए x और y दोनों का सम AOB दिखाई दे रहा है। हाँ जी बोलो। सर PQ को स्ट्रेट लाइन मानने से प्रूव करने से अच्छा हम POCA को स्क्वायर बता दें, क्योंकि सामने के करस्पॉन्डिंग एंगल्स 90 डिग्री है, या फिर रेक्टेंगल बता दें। POCA को हम रेक्टेंगल स्क्वायर बता दें, क्योंकि सामने के करस्पॉन्डिंग एंगल 90 डिग्री है, तो COA वो 90 होगा और QOC वो भी 90 होगा, नहीं नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये जो है ना POCA, ये जो है इसमें आपको ये लग रहा है कि ये वाली साइड जो है और ये वाली साइड, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। और ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल 90 है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये भी 90 और ये भी 90 होगा, समझ रहे हैं। कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है हमारे पास। मतलब हमने OP और OC ये तो इक्वल है मान लिया, लेकिन क्या आप OP और AP को इक्वल प्रूव कर सकते हो? नहीं कर सकते, समझ गए भाई। स्क्वायर के लिए सारी साइड्स का इक्वल होना ज़रूरी है, तो सिर्फ ये दो एडजेसेंट साइड इक्वल ना हो, ये भी हो, तब बात बनेगी। ये एक काइट बन रहा है, ये जो POCA है ये एक काइट बन रहा है, समझ गए। हाँ, तो ये स्क्वायर में होगा। बताइए जी, क्लियर हो गया। एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है। इसके बाद देखिएगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। ठीक, क्वेश्चन समझकर फिगर बनाने की कोशिश करो। मैं जरा 1 मिनट में आ रहा हूँ। देखिए, रफ बनाओ चाहे फिगर गलत बनाओ, पर बनाने की कोशिश करिए एक बार कि क्या पूछना चाह रहे हैं।
बनाया? दोनों के पास बुक नहीं है, ये उठा लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। इसका मतलब पहले एक सर्कल तो बनाना ही है। एक तो हमने सर्कल बना लिया, तो प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लो, यहाँ एक पॉइंट ले लिया मैंने ए, और यहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, तो दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर लिए। इसको बोल दीजिए ए बी, इसको बोल दीजिए ए सी। ए बी और ए सी दो टेंजेंट्स हो गए। तो प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स यानी कि ये वाले एंगल की बात करी जा रही है। एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अच्छा, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट। एंगल सबटेंडेड by the line segment joining the points of contact at the center, joining the points of contact, जो point of contact को center पर join करें, इधर वाले point of contact को भी center पर join करें। समझ रहे हैं? तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर joining the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। तो points of contact को सेंटर पर ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट है उनके बीच में जो एंगल, मतलब इसका सम और इसका सम मेरे को 180 डिग्री प्रूव करना है। तो वैसे ही हो जाएगा, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। ठीक है, कैसे करेंगे देखिएगा। हम ये कहेंगे कि ये वाला एंगल 90 डिग्री शो करो, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री शो करेगा। लिखिएगा टू प्रूव एंगल बी ए सी। सप्लीमेंट्री का मतलब जानते हैं ना, सप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। टू प्रूव एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। ये हमको प्रूव करना है, तो देखिएगा क्या करेंगे। एंगल बी ए सी और बी ओ सी, बी ए सी और बी ओ सी दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो मैं कहूँगा एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह से एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में लिखना एंगल बिटवीन the radius and the tangent at the point of contact is 90 डिग्री। ये हो गया। इतना लंबा ना लिखकर ये भी लिख सकते हो कि इज 90 डिग्री
एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इतना भी लिख दो। पर इस 90 डिग्री फिर क्या जरा सा ही तो बचता है, पूरा लिख ही देना है इस स्टेटमेंट। तो अब आप ये देखिएगा कि OBAC इज अ क्वाड्रिलेटरल, OBAC is a quadrilateral. So, angle OBA, angle OBA plus angle BAC plus angle OCA plus angle BOC is equal to 360 degree। रीजन में लिखना एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब OBA 90 डिग्री है प्लस एंगल BAC प्लस OCA भी 90 डिग्री है प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 360। 90 प्लस 90 180 हो गया। एंगल BAC प्लस एंगल BOC प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल BAC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। एंगल BAC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यही चीज़ प्रूव करनी थी कि ये जो दोनों एंगल्स हैं, एंगल सबटेंडेड एट द एंगल सबटेंडेड बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर आर सप्लीमेंट्री। तो ये चीज़ प्रूव होगी। ठीक है, ये वाला तो आसान ही था, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था। अच्छा, दूसरा मैं आपको 10 बजे तक, रात में 10 बजे तक मैसेज कर दूंगा कि कल सुबह जो है, सुबह क्या दोपहर में 12 या 1 बजे के करीब मैं हेरिडिटी की क्लास लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको रात में 10 बजे तक, आज रात में 10 बजे तक मैसेज कर दूंगा कि क्लास है या नहीं है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली क्लास लूँगा और उसमें हेरिडिटी का हमारा थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है ब्लड ग्रुप वाला, वो कंप्लीट करेंगे प्लस क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में भी हम क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। हमने वो जो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड कंप्लीट कर लिया था, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो कल दोपहर में 12 बजे या 1 बजे के आसपास में क्लास रखूँगा, रात में 10 बजे तक आप मैसेज चेक करें। ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए। ठीक, आगे के क्वेश्चंस हो सके तो ट्राई करिएगा, नहीं तो मैं कुछ और क्वेश्चंस भेजूँगा। थोड़े टफ हैं ये NCERT के, नहीं तो मैं भेजूँगा दूसरे क्वेश्चंस।